के साथ है। बिहार सरकार के द्वारा एक दो पत्रकार पर केस की गई है, वो क्या केस करना सही है या गलत है? अब इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे कोई इस विषय पर जानकारी नहीं है। लेकिन अगर पत्रकार पर केस बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है तो ये लोकतंत्र का अच्छा पहल नहीं जाएगा। लोकतंत्र में मीडिया खूबसूरती है लोकतंत्र के लिए, और चौथा स्तंभ होता है। इसलिए तो इन्हीं के माध्यम से तो पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा घर घर तक के लोग सुनता है कि क्या मेरा नेता, क्या मेरा देश में हो रहा है, क्या मेरा राज्य में हो रहा है, क्या मेरा प्रखंड में हो रहा है, क्या मेरा जिला में हो रहा है, क्या लोग बोल रहा है। तो मीडिया तो एक स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और मीडिया पर प्रहार करना ये सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम धनराज शर्मा, और अब मैं भाजपा के पूर्व कहिए, निवर्तमान कहिए, जिलाध्यक्ष हूँ। 2 दिन पहले तक के मैं जिलाध्यक्ष था, आज निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ। और संगठन के जो अपना संविधान होता है उसके तहत मेरा 2 टर्म पूरा हो गया था। 2 बार मैं 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, और अपने एक साथी जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे, प्रेम प्रकाश चिंटू जी, उनको जिला अध्यक्ष के रूप में प्रदेश द्वारा मनोनीत किया गया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन महामंत्री जी के द्वारा। तो आज की बैठक मुख्य रूप से सर, आज की जो इतनी बड़ी बैठक, ये बैठक का क्या उद्देश्य था? हम लोगों का बैठक लगातार चलते रहता है, और ये विधानसभा स्तरीय बैठक थी। इसमें बोधगया विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे, मंडल के पदाधिकारी आए हुए थे। जो हमारे पार्टी की दृष्टि से फतेहपुर में 2 मंडल हैं, टनकुप्पा में 1 मंडल है, बोधगया नगर और ग्रामीण 2 मंडल है, कुल मिलाकर के 5 मंडल हैं बोधगया विधानसभा में, और 39 शक्ति केंद्र हैं। मतलब कि 39 पंचायत हम लोग मानते हैं, जिसमें 3 नगर को भी हम लोग शक्ति केंद्र मानते हैं संगठन में काम करने के ख्याल से, और 358 यहाँ पर बूथ है। तो हम लोग हमेशा इसका बैठक करते हैं, और हम लोगों का पार्टी का ये सिद्धांत है, एक कार्य है कि करणीय कार्य को हम लोग बैठेंगे मंडल स्तर पर भी, विधानसभा स्तर पर भी। तो आज विधानसभा स्तर पर बैठक थी, और हम लोगों को 14 से लेकर के 20 तारीख तक अपने अपने बूथों पर जो बूथ कमेटी बनी है, पन्ना पेज प्रमुख बनी है, जिसके बदौलत हम लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, दुख तकलीफ सुनते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में पूछते हैं, जो कमी होता है वो हम लोग ऊपर रखते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग 14 से लेकर 20 तारीख तक जाएंगे, और हम लोगों का तो नारा ही है कि बूथ सबसे मजबूत अपना बूथ सबसे मजबूत, और बूथ चुनाव जीतना है तो बूथ जीतो, चुनाव जीतो। इस लक्ष्य में हम लोग काम करते हैं। आज उसी का बैठक हम लोग का है, और हम लोग ये हमेशा करते हैं। ये विधानसभा स्तरीय बैठक थी। हम लोग 14 से लेकर 20 तक के इस काम को करेंगे। आप लोग यहाँ पे इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं। आज से 2 सप्ताह पहले नीतीश कुमार जी लोकतंत्र देश बचाओ एक सम्मेलन कर रहे थे पटना में। वो कह रहे हैं कि भाजपा इस बार 100 पे ही सिमट जाएगी पूरे भारत में। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं एक ही चीज़ का चर्चा अभी कर रहा था, तो बात का चर्चा मैं नहीं करूँगा। जब इसी तरह से हम लोग बैठक करते थे, हमारे पुराने बड़े भाई के रूप में साथ रहते थे, हम इनके साथ होते थे, अपने सम्मानित भोला मिश्रा जी, तो काम करते थे, बहुत झेले थे, और काम करके आज संगठन इतना मजबूती से कि पूरे विश्व में सबसे मजबूत संगठन के रूप में और सबसे बड़ा संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को भी पूरे विश्व में सबसे काबिल और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है। वैसे पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे राज्य के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री हैं। मैं आदर और सम्मान के साथ कहूँगा कि वो बोल रहे हैं, वक्त और समय का इंतजार है। छोट मुंह बड़ बात मैं नहीं कर सकता हूँ। उनको आदर सम्मान के साथ इतना ही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उसका रिजल्ट हम लोग बूथ से ही देंगे।
कोई दूसरा जगह से नहीं देंगे। उसी का बैठक हम लोगों की चल रही है। सर, इतनी बड़ी दावे से आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं? उनका कार्यकाल में कोई ऐसा 5 काम बताइए जिससे लोगों के, जनता के हित में, लोगों के लिए अच्छा काम हुआ है, ऐसा कुछ हमें बताएं आप। मीडिया के हैं, लेकिन सबसे पहले देश का है। आप याद कीजिए 20 से लेकर के 2020-21 और कुछ भाग कालखंड 22 का, जब पूरे विश्व कोरोना महामारी में मर रहा था। आपको याद नहीं होगा तो आप अपने पूर्वजों से पूछिए, अगल बगल के लोगों से पूछिए, बाबा से पूछिए, मामा से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने बड़े भाई से भी पूछ सकते हैं कि जब देश में ऐसा आपदा आता था तो विदेश के सहायता के लिए हम लोग पूरे देश टकटकी लगाए बैठते थे। और वैक्सीन का तो बातें छोड़ दीजिए, 30 साल 20 साल वैक्सीन आने में लगता था। आज गौरव के साथ हम और आप कह सकते हैं कि जिस देश पर लोगों का नाज और ताज था, वो उस देश के साथ और अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बना करके, और इतना अच्छा वैक्सीन बना करके कि देश में दोबारा जिसको कोरोना वैक्सीन लग गया वो कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ, और 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे करके लोगों को जान भी बचाया और भोजन करा करके पेट भी भरा और अमन चैन के साथ भारत को आगे ले जाने का काम किया। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिल सकता है? आज देख लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर एक साल 6,000 रुपया 2-2 हज़ार के रूप में, हर 2-2 हज़ार का किस्त देकर के साल में 6,000 रुपया देते हैं। सोचिए कितना देते हैं। आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड बन रहा है, जो 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज करा सकता है कहीं भी जाकर के। आप उदाहरण पूछते हैं, आप तो मीडिया, आपके पास तो 100 उदाहरण है जो हम लोग कहेंगे तो 2-4 घंटा लग जाएगा। आप भी समझ सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, उस पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग अपने कार्य पर भरोसा करते हैं, अपने कार्य पर किए हुए कार्यों का समीक्षा करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं, ये देश नरेंद्र मोदी जी का देश है। ये देश गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का देश हो गया है। अपने भारत सरकार जो अपने सभी मंत्री हैं, आज समझ सकते हैं कि कोई कल्पना भी किया था कि कश्मीर से हट जाएगा धारा 370? कभी कल्पना किया था कोई? एक झटके में इन्होंने हटाया। और छोड़ दीजिए, अभी जो मीडिया के माध्यम से हम लोग टीवी पर देख रहे हैं कि पीओको के लोग कह रहा है कि हमको भारत में शामिल किया जाए, मैं भारत में रहना चाहता हूं। और माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि पीओको के लिए मैं जान भी दे दूंगा, पीओको नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा संकल्प कौन ले सकता है? भारतीय जनता पार्टी और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय गृह मंत्री ही ऐसा निर्णय ले सकते हैं। आज तक ऐसा देश में कोई नहीं हुआ था। और क्या उदाहरण चाहिए आपको? सर, एक आखिरी सवाल है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सर, ये तमिल से, कि वहाँ पे बिहारी मजदूर को पीटा जा रहा है। बिल्कुल, इस पे कई पत्रकारों पे भी केस हुआ। विपक्ष वाले लोग विपक्ष पे उंगली उठा रहे हैं कि विपक्ष वाले लोग, ये जो अभी वर्तमान सरकार है, उसपे जो वर्तमान सरकार है उसको बदनाम करने के लिए विपक्ष वाले लोग ऐसा कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, उस पर भी हमारे बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय विजय सिन्हा जी और बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी ने इस मुद्दे को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठन करके इसका जांच करवाने का कार्य किया है। रिपोर्ट आना बाकी है। और आप उनसे पूछिए, उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से, कि कहाँ सोए रहते हैं, कहाँ अपने बिहार के लोगों का चिंता करते हैं। वो तो उनसे पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और जिसको हम लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में बिहार विधानसभा में भेजा है, बिहार विधान परिषद में भेजा है, वो तो आवाज़ हम आप सबके लिए उठा रहे हैं, हर गरीब के लिए उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और दल में तो यही फर्क है कि हम गरीबों के साथ हैं और वो
किसके साथ है वो हम नहीं बता सकते। अच्छा, वो अपने कुर्सियों के साथ है। बिहार सरकार के द्वारा एक दो पत्रकार पर केस की गई है, वो क्या केस करना सही है या गलत है? अब इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे कोई इस विषय पर जानकारी नहीं है। लेकिन अगर पत्रकार पर केस बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है तो ये लोकतंत्र का अच्छा पहल नहीं जाएगा। लोकतंत्र में मीडिया खूबसूरती है लोकतंत्र के लिए, और चौथा स्तंभ होता है। इसलिए तो इन्हीं के माध्यम से तो पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा घर घर तक के लोग सुनता है कि क्या मेरा नेता, क्या मेरा देश में हो रहा है, क्या मेरा राज्य में हो रहा है, क्या मेरा प्रखंड में हो रहा है, क्या मेरा जिला में हो रहा है, क्या लोग बोल रहा है। तो मीडिया तो एक स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और मीडिया पर प्रहार करना ये सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।